हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जी के ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक बिहार के अंतर्गत विद्रोह एवं प्रतिरोध को देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जी के ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटा नागपुर खास, मानभूम, सिंहभूम, पलामू, रामगढ़ आदि राज्य पर कंपनी सरकार की नियंत्रण के साथ उसके अधीनस्थ राजाओं, जमींदारों के साथ उनके राजस्व वसूली क्षेत्रों पर भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। वे परंपरागत व्यवस्था के समानांतर एक नई व्यवस्था भी स्थापित करते गए। इस व्यवस्था से राजा, जमींदार और उनकी प्रजा भी परेशान हो उठे। वे रियासतों के आंतरिक मामलों में भी दखल देने लगे थे। जमींदारों की सीमाओं को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ। राजाओं और जमींदारों की उपेक्षा करते हुए किसानों से सीधा बंदोबस्त करने लगी। इससे मालबंदी के नाम पर राजाओं, जमींदारों, छोटे बड़े भूमालिकों से वसूली के झगड़े उठ खड़े हुए। मालगुजारी के लिए ऐतिहासिक रियासतों को भी नीलामी पर चढ़ाए जाने से राज परिवारों की ओर से प्रतिरोध किए जाने लगा। जनजातीय समाज कंपनी सरकार से लड़ते भिड़ने के लिए उठ खड़े हुए। अब आइए पढ़ते हैं आगे। सबसे पहला विद्रोह, नोनिया विद्रोह के बारे में। तो नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो 1770 से 1800 ईस्वी के बीच। सोरे की मिट्टी इकट्ठा करने और उसे तैयार करने का काम नोनिया करते थे। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में होता था। पलासी युद्ध के समय बिहार सोरा उद्योग का केंद्र बन गया था। यूरोप के डच, पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांसीसी व्यापारी सोरा प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे। मीर जाफर की सत्ता जब बिहार में सुदृढ़ हो गई तब उसने अंग्रेजों को बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार प्रदान कर दी। इससे डच, पुर्तगाली और फ्रांसीसी व्यापारी अंग्रेजों से नाराज हो गए। फ्रांसीसियों ने इसकी शिकायत दिल्ली दरबार तक में की। फ्रांसीसी बिहार में सोरे का उत्पादन का मुख्य केंद्र हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया था। कंपनी और नोनिया के बीच आसामी होते थे। ये आसामी नोनिया लोगों से कच्चा सोरा लेकर कंपनी के कारखानों को देते थे। वे कलबी सोरा 2 से 4 रुपये प्रति मन और कच्चा सोरा 1 से 4 आना प्रति मन लेते थे तथा नोनिया को 12, 14 या 15 आना प्रति मन देते थे। जिस सोरे के लिए कंपनी आसामियों को 1 रुपया 12 आने प्रति मन से ज़्यादा देती, कोई भी अन्य व्यापारी उसी के लिए 3 रुपये प्रति मन खुशी से देने को तैयार रहते थे। आगे है, नोनिया लोग अंग्रेज व्यापारियों की चालाकी से अवगत हो गए तब उन्होंने कच्चा सोरा अन्य व्यापारियों के हाथों बेचने लगे। अंग्रेज उन्हें वाद करने लगे कि सोरा मेरे आसामियों को ही बेचे। इससे नोनिया लोग शोषणात्मक कार्यों से बचने के लिए विद्रोह करने लगे। उनका यह विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी तक जारी रही थी, जिसे नोनिया विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अब आगे है सन्यासी विद्रोह। बिहार में कंपनी सरकार स्थापित होते ही चारों ओर अराजकता फैल गई। अराजकता के उस वातावरण में भी साधु संत फकीरों की टोली घर घर अलख जगाने के लिए भ्रमण करते थे। भारतीय संस्कृति, समाज एवं परंपराओं से अपरिचित अंग्रेज पदाधिकारी सन्यासियों की टोली को 10 युवकों का गिरोह तथा भेदिया समझकर उन पर आक्रमण करने लगे। 1769 से ही किसान बंदोबस्ती व लगान वृद्धि को लेकर
बिहार के किसान कंपनी सरकार से भड़के हुए थे। साधु संतों फकीरों को पकड़ पकड़ कर शरेआम फांसी पर लटका दिया जाने लगा। आश्रमों मस्जिदों में इसकी प्रतिक्रिया हुई। गुरुओं ने अपने अनुयायियों से कहा, देश को गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है। पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो। सन्यासी योद्धा वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए अंग्रेजों तथा उनके वफादारों पर हमला करने लगे। सारण में 5,000 सन्यासियों ने कंपनी के सन्यासियों से युद्ध किया और हुसैनपुर किले पर कब्जा कर लिया। सारण के आरक्षी अधीक्षक कैप्टन हे ने पटना से सैनिक मंगवाकर हुसैनपुर किला पर आक्रमण कर उसे तोप से उड़ा दिया, जिससे हजारों सन्यासी मारे गए। पूर्णिया में भी इस तरह के आक्रमण हुए। वहाँ के निरीक्षक डकरेल बंगाल के दिनाजपुर, रंगपुर और मालदा से आने वाले सन्यासियों को गिरफ्तार कर फांसी पर चढ़ाने लगे। पटना के चारों ओर विद्रोह सन्यासी बड़ी संख्या में थे, जिन्हें ग्रामीण उन्हें सहयोग कर रहे थे। गवर्नर जनरल हेस्टिंग ने घोषणा की कि जिस गांव के किसान 10 युवाओं अर्थात सन्यासियों के बारे में प्रशासन को सूचना देने से मना करेगा, उसे गुलामों की तरह बेच दिया जाएगा। ग्रामीणों को भी सरेआम फांसी पर लटकाया जाने लगा। सन्यासी विद्रोह बिहार बंगाल से आरंभ हुआ था और विभिन्न रूपों में 1800 ईस्वी तक चलता रहा। मजनू शाह, देवी चौधरानी, रामानंद गोसाई आदि सन्यासियों के गुरु थे। अब आगे है अगला विद्रोह, ढाल विद्रोह। दक्षिणी बिहार के पूर्वी सिंहभूम में ढाल राजाओं का शासन था। ढाल राजाओं पर कर देने का दबाव डाला जाने लगा। ढाल राजा कर देने से मना कर दिया। कंपनी सरकार द्वारा जनवरी 1767 में फर्ग्यूसन को ढाल भूमि पर आक्रमण करने का भार सौंपा गया। उसने ढाल राजा के एक भतीजे जगन्नाथ ढाल को राजा बनने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। कंपनी सरकार की सेना ने ढाल राजा को पराजित कर दिया। ढाल राजा क्रोध में आकर अपनी संपत्ति सहित राजमहल को आग के हवाले कर दिया। इस खाक हुए महल पर 22 मार्च 1767 को कैप्टन फर्ग्यूसन ने कब्जा कर लिया और पटना काउंसिल ने जगन्नाथ ढाल को राजा घोषित कर दिया। जगन्नाथ ढाल 5500 रुपये सालाना कर देना स्वीकार कर ली थी। एक वर्ष बाद जगन्नाथ ढाल भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। जगन्नाथ ढाल से निपटने के लिए लेफ्टिनेंट रुक को भेजा गया। उसने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर उसके भाई नीमू ढाल को राजा बनाने की घोषणा कर दी। जगन्नाथ ढाल इसका विरोध किया और अंग्रेजी सेना को ढाल भूमि से बाहर कर दिया। यह विद्रोह 10 वर्षों तक चलता रहा। 1777 में कंपनी सरकार के जगन्नाथ ढाल के शासन को मान्यता प्रदान करनी पड़ी। आगे है अगला विद्रोह, भूमिज अर्थात चुआर विद्रोह। भूमिज जाति दक्षिणी बिहार के बड़ा भूम और घाटशिला के बीच पहाड़ी प्रदेश में निवास करते हैं। कंपनी सरकार द्वारा 1769 में भूमिजों की जमीनों पर लगान बढ़ा दिया गया, जिससे भूमिज किसान भड़क उठे। उन्होंने लगान देने से मना कर दिया। लगान वसूलने पहुंचे कर्मचारियों पुलिसों के साथ भूमिज किसानों की झड़प हो गई, जिससे कंपनी के कर्मचारी मारे गए। भूमिज इतने उग्र थे कि अंग्रेजी फौज पीछे हटती गई। सिपाहियों को भागकर
नरसिंहगढ़ में शरण लेनी पड़ी। भूमिज के विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट नन को भेजा गया, परंतु वह भी असफल रहा। विद्रोह के विस्तृत रूप के आगे अंग्रेजों का दमन काम नहीं आया। निकटवर्ती उड़ीसा के पाइक, उत्तर के पंचेत, मालदा, पाटकोम तथा सिंहभूम के भूमिज भी विद्रोह में शामिल हो गए। कंपनी सरकार विवश होकर एक समझौता किया और भूमिज एवं पाइक जाति से छीनी गई जमीनें वापस कर दी। सुबल सिंह, जगन्नाथ पाथर, श्याम गंजन आदि भूमि विद्रोह के प्रमुख नेता थे। समझौते के 25 वर्षों तक अर्थात 1805 से 1830 तक शांति बनी रही। भूमिज विद्रोहियों को साम्राज्यवादी पसंद बंगाली कर्मचारी अर्थात चुआर कहते थे, इसलिए भूमिज विद्रोह को चुआर विद्रोह के नाम से भी जाना गया। अब अगला विद्रोह है जगन्नाथ देव का विद्रोह, जिसका समय 1773 से 1785 था। संथाल परगना में पहाड़िया जनजाति अंग्रेजों को आगे बढ़ने से रोक रहे थे। लक्ष्मीपुर स्टेट के घटवाल सरदार जगन्नाथ देव विद्रोही पहाड़ी सरदारों को सहयोग कर रहे थे। कैप्टन ब्रुक जगन्नाथ देव को परेशान करने लगा, जिससे वह भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अप्रैल 1773 में देवघर के नज़दीक त्रिकुट पहाड़ के पास ब्रुक के सैनिकों और घटवाल सरदार जगन्नाथ देव के योद्धाओं के बीच मुठभेड़ हुई। जगन्नाथ देव के सैनिक तीर तलवार के साथ युद्ध कर रहे थे, जबकि अंग्रेज सैनिक तोप बंदूकों के साथ तोप की मार से जगन्नाथ देव की योद्धा बड़ी संख्या में हताहत हुए। जगन्नाथ देव को अपना किला खो देना पड़ा। 1775 में वे पुनः विद्रोह पर उतर आया और 1776 को उनकी जमींदारी उनके बेटे रूपनारायण देव को सौंप दी गई, लेकिन रूपनारायण देव ने भी कंपनी की सत्ता को चुनौती दे डाली। अंग्रेजों के विद्रोह वह भी अपने पिता की तरह लड़ते रहे। पहाड़ियाँ सरदार उन्हें सहयोग करती रही थी, परंतु तोप की मार से रूपनारायण देव के योद्धा पराजित हो गए। अंततः 1785 में रूपनारायण देव ने हथियार डाल दिया। अब अगला विद्रोह है हो अर्थात कोल विद्रोह। 1769 में रैयत कर बढ़ा दिए जाने तथा भूमि बेदखली आदि को लेकर दक्षिणी बिहार के हो जनजाति कंपनी सरकार के कर्मचारियों पुलिसों से नाराज थे। 1818 के समय कंपनी सरकार कलकत्ता को मद्रास से जोड़ने वाली जैक्सन रोड पर काम शुरू करवाया। वह सड़क मुंडाओ अर्थात हो के कई गांवों से होकर गुजरती थी। अंग्रेज ठेकेदार मुंडाओ अर्थात हो को बेकार करने के लिए बाध्य करने लगे। उनके संसाधनों को भी जबरन लेने लगे। तब हो अर्थात मुंडा तीरों से अंग्रेज कर्मचारियों पर आक्रमण करने लगे। वे यह भी नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा हमारे क्षेत्र में प्रवेश करे। रैयत कर बढ़ते जाने और जबरन वसूली से भी वे नाराज थे। हो लोगों का यह विद्रोह सिंहभूम से लेकर उड़ीसा के क्यूझर जिले तक फैल गई। मेजर रफसेन ने हो विद्रोहियों को दबाने के लिए एक बटालियन के साथ वहां पहुंचा। दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों को काफ़ी नुकसान हुआ। जंगल पहाड़ों से घिरे क्षेत्रों में अंग्रेज सिपाही भी भटक गए, जिन्हें तीरों से मार डाला गया। हो लड़ाके जंगलों पहाड़ों पर मोर्चा बना रखा था। उनके घरों पर बूढ़े, महिलाएं और बच्चे थे, जिन पर अंग्रेजों के दमन चक्र चलाया। गांव के गांव जला दिए गए।
लाचार होकर 24 गांव के मुंडा अर्थात हो योद्धाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया, परंतु गुमला, गमहरिया, बरंडापीर को हो योद्धा सक्रिय रहे और अंग्रेज सैनिकों पर आक्रमण करते रहे। विद्रोही सरायकेला, चैनपुर, चक्रधरपुर के गांव-गांव में फैल गए। वे बामन घाटी पर वर्चस्व स्थापित कर लिया, जिससे अंग्रेज उड़ीसा की ओर जा नहीं पा रहे थे। बंदूक तथा तोप के बदौलत अंग्रेज तीर कमानों से लैस मुंडाओं का काफ़ी नुकसान पहुंचाया, फिर भी वे युद्ध करते रहे। 1821 में हो विद्रोहियों को कठोरता के साथ दबा दिया गया और अंततः कंपनी सरकार के साथ हो विद्रोहियों का समझौता हुआ। अंग्रेजों के बंगाली कर्मचारियों हो जनजातियों को कोल कहते थे, इसलिए इस विद्रोह का नामकरण कोल विद्रोह भी हुआ। उस समय नर बलि देने वाले जनजातियों को कोल कहा जाता था। अब है तमार विद्रोह। रांची जिले के तमार क्षेत्र में रहने वाले मुंडा समाज अपनी परंपरागत सामाजिक व्यवस्था में अंग्रेजों का हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। अस्थायी बंदोबस्ती के कारण मुंडाओं की जगह जमीन तथा जंगल से संबंध बदल गए थे। मुंडाओं ने विद्रोह कर दिया। मुंडाओं का विद्रोह दबाने के लिए 1783 में मेजर क्रॉफर्ड को तमार भेजा गया। उन्होंने मुंडा विद्रोहियों को बंदूक तथा तोपों से बर्बरतापूर्वक कुचल दिया। 5 वर्षों के बाद 1789 में विष्णु मुंडा एवं मौजी मुंडा के नेतृत्व में मुंडाओं का पुनः विद्रोह हुआ। कैप्टन होगन को भेजा गया, परंतु वह भी असफल रहा। होगन के बाद लेफ्टिनेंट कूपर को भेजा गया, जिससे मुंडाओं का कत्लेआम कर विद्रोह दबाने में सफल हुआ। 1807 में दुखन मुंडा के नेतृत्व में पुनः विद्रोह शुरू हुआ। बंदोबस्ती, पुलिसिया दमन चक्र, लगान वृद्धि कर, वसूली आदि से क्षुब्ध होकर मुंडा जनजाति विद्रोह करने पर बाध्य हो गए थे। कैप्टन रफसीज ने क्रूरता से विद्रोह को दमन अर्थात दबा दिया था। अब है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया जनजाति बिहार के बीरभूम जिले अर्थात वर्तमान संथाल परगना के पहाड़ियों पर निवास करती थी। 1770 में बीरभूम में अकाल पड़ गया। भूख मिटाने के लिए उन्होंने हाट बाजारों, गांवों, घरों को लूटना शुरू कर दिया। अंग्रेजों और मुगलों की संयुक्त सेना के साथ पहाड़िया लोगों से संघर्ष हुआ, जिसमें पहाड़िया सरदार रमना आहरी गिरफ्तार हो गया। सैनिकों ने उसकी हत्या कर दी। इसकी प्रतिक्रिया में पहाड़िया सरदारों करिया पुजहर, चेंगरू संवारिया, पांचगे डोम्बो ने उधवा नाला के पास संयुक्त सेना पर आक्रमण कर काफ़ी क्षति पहुंचाई। अंग्रेजों ने 1800 के आसपास छोटा नागपुर क्षेत्र से संथाल जनजातियों को लाकर पहाड़िया क्षेत्र में बसाना शुरू कर दिया। पहाड़िया लोगों ने इसका विद्रोह किया और अंग्रेज कर्मचारियों, सैनिकों, पादरियों पर आक्रमण करने लगे। बिना अनुमति के अंग्रेज ठेकेदारों द्वारा जंगल काटकर भूमि तैयार करने का महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने भी विरोध किया था। रानी सर्वेश्वरी को गिरफ्तार कर भागलपुर जेल में बंद कर दिया गया, जहां 1807 को उन्हें फांसी दे दी गई। पहाड़िया सरदार इसकी प्रतिक्रिया में आक्रमण करने लगे। तब अंग्रेजों ने समझौता का रास्ता अख्तियार किया। पहाड़िया नेताओं को सरदार की उपाधि, पेंशन, स्वशासन, खाद्य सामग्री आदि प्रदान करने के साथ साथ लगान वसूली का अधिकार भी प्रदान कर दी गई। पहाड़िया लोगों की दशा
सुधारने के लिए अगस्टस क्लीवलैंड ने योजनाबद्ध ढंग से कार्य शुरू किया। समझौता के बावजूद पहाड़िया सरदार अंग्रेजों के काफिलों पर आक्रमण करते रहे। अभय मुंडा अर्थात कोल विद्रोह। मुंडा जनजाति 1831 से 33 के वर्ष में कंपनी सरकार के विरुद्ध एक सशस्त्र आंदोलन चलाया था। वह सशस्त्र आंदोलन कोल विद्रोह के नाम से जाना गया। दक्षिण बिहार के जंगल, पहाड़, तलहटियों में मुंडा जनजाति निवास करती थी। उनके समाज में रुपयों पैसों का प्रचलन भी नहीं था। वे प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का आदान प्रदान कर अपनी इच्छा पूर्ति करते थे। ऐसे लोगों पर कंपनी सरकार की बंगाल रेगुलेशन कानून के तहत मालगुजारी देने का भी भार आ गया था। मालगुजारी वसूलने वाले जंगली वस्तुओं के स्थान पर पैसा चाहते थे जो वे नहीं दे पाते थे। ऐसी मानसिकता रखने वाले मुंडाओं पर मालगुजारी देने का भार आ गया। ऐसे ही समय महाजनों तथा साहूकारों की जड़ें मजबूत होने लगी थी। आगे है मालगुजारी वसूल करने वाले कर वसूलने पहुंच जाते। जंगलों से लाए गए सामानों को जबरन जब्त करने लगे। मवेशी को हाँक कर ले जाते, बेगारी करवाते। रांची जेल में उन्हें बंद कर दिया जाता। वे नई व्यवस्था को समझ भी नहीं पा रहे थे। कोर्ट कचहरी, जेल, बेगारी, थाना पुलिस के चक्कर लगाते लगाते वे थक भी चुके थे। वे आक्रोशित होकर संगठित होने लगे। इसी बीच सिंगराय मुंडा के 12 गांव सिख सैनिकों को दे दिया गया। मुंडा महिलाओं पर अत्याचार होने लगे। इससे आक्रोशित मुंडाओं ने विद्रोह शुरू कर दिया। मुंडाओं का विद्रोह पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र में फैल गई। अंग्रेज समझौता का रास्ता अपनाया। मुंडाओं का कहना था कि महाराजा छोटा नागपुर को छोड़कर किसी से बात नहीं करेंगे। अंग्रेज महाराजा जगन्नाथ शाही पर विद्रोह शांत करने के लिए अनुरोध करने लगे। महाराजा के वकील ने उन्हें कहा कि विद्रोही नेताओं को माफ़ कर दिया जाए तो विद्रोह शांत हो सकता है। 29 मार्च 1832 को सरकार की ओर माफ़ी की घोषणा कर दी गई, परंतु घोषणा के विपरीत आत्मसमर्पण करने वाले निहत्थे मुंडाओं को सरेआम गोली से मारा जाने लगा। महाराजा के हस्तक्षेप से मुंडा विद्रोही शांत तो हो गए, परंतु जब अंग्रेज उनके गांव में घुसकर बुजुर्गों, महिलाओं व बच्चों पर अत्याचार करने लगे तब विवश होकर मुंडा विद्रोही अपने सरदारों के साथ आत्मसमर्पण करने लगे। संयुक्त आयुक्तों को निर्देश दिया गया कि आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोहियों को कम समय के लिए बंदी बनाया जाए। 5000 से अधिक मुंडा विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के बाद रांची जेल में बंद कर दिया गया था। अब आगे है गंगा नारायण सिंह का विद्रोह। 1832 से 33 में धालभूम, बड़ाभूम तथा पाटकुम परगनों में गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में भूमिजों का व्यापक विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह बड़ाभूम के राजा, उसके पदाधिकारियों, विशेषकर दीवान माधव सिंह तथा कंपनी सरकार के खिलाफ था। 26 अप्रैल 1832 को गंगा नारायण सिंह ने दीवान माधव सिंह की हत्या कर दी। इस हत्या के साथ विद्रोह की शुरुआत हुई। बड़ाभूम के राजा बेलाक नारायण की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों रघुनाथ सिंह और लक्ष्मण सिंह के बीच उत्तराधिकार का झगड़ा हुआ। अंग्रेज इस झगड़े को हवा दे रहे थे। कंपनी सरकार ने हस्तक्षेप किया और रघुनाथ सिंह को राजा नियुक्त किया। 1798 में रघुनाथ सिंह की मृत्यु हो गई। उनके दोनों पुत्रों गंगा गोविंद सिंह और माधव सिंह के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा हुआ। गंगा नारायण सिंह ने गंगा गोविंद सिंह का पक्ष लिया जिससे वे राजा बन सके। माधव सिंह दीवान बने।
दीवान बनते ही राज परिवार को गंगा नारायण सिंह को हर तरह से परेशान करने लगे। गुजारे के लिए जागीर को भी जब्त कर लिया गया। गंगा नारायण सिंह ने 26 अप्रैल 1832 को दीवान माधव सिंह की हत्या कर दी। इसके बाद घट वालों की बड़ी सेना लेकर वे राजस्व वसूलने निकल पड़े। 14 मई 1832 को मजिस्ट्रेट रसेल के सैनिकों पर हमला किया। अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाते रहे। कैप्टन डेंट ने विद्रोहियों को नुकसान पहुंचाया। 7 अप्रैल 1833 को गंगा नारायण सिंह ने खरसावा के ठाकुर चेतन सिंह के किले पर आक्रमण किया, परंतु लड़ाई में वे धोखे से मारे गए। उनका सिर काटकर कमिश्नर थॉमस विल्किंसन के पास रांची भेज दिया गया। इसके साथ ही विद्रोह शांत हो गया। अब आगे है संथाल विद्रोह। संथाल जनजातियों ने 1855 में कंपनी सरकार की अमानवीय कानूनों कार्रवाइयों के साथ साथ पुलिस महाजनों, कंपनी सरकार के एजेंटों तथा ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। संथालों को जमीनों से धोखाधड़ी कर बेदखल किया जाने लगा। महाजनों के जाल में फंसकर भी वे अपनी जमीनें गंवा दे रहे थे। अंग्रेज ठेकेदार उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते थे। संथालों को 1800 ईस्वी के आसपास हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़ आदि क्षेत्रों से लाकर वीरभूम जिले के राजमहल क्षेत्र में बसाया गया था। संथाल बसावट क्षेत्र को दामिन एको नाम दिया गया था। बाद के क्रम में संथाल मजदूरी के लिए अन्य क्षेत्रों में भी बसे। कंपनी सरकार के एजेंटों ने संथाल भू क्षेत्रों पर अपने अधिकार का दावा किया। संथालों को राजमहल के दामिन एको में बसने के लिए मजबूर करने लगे। उन्हें लगातार एजेंटों, ठेकेदारों, महाजनों, पुलिस आदि से परेशान होना पड़ रहा था। महाजन अपने जाल में फंसाकर उन्हें कर्ज के जाल में फंसा लिया था। ठेकेदार उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते थे। इन दबावों के फलस्वरूप उनमें असंतोष फैल गया। शोषण के खिलाफ वे थाना में शिकायत करने लगे। उल्टे शिकायतकर्ता को भी लुटेरा बताकर जेल में बंद कर दिया जाता था। दिग्घी थाना का दरोगा महेश दत्त सजा देते थे। वे एजेंटों, ठेकेदारों, महाजनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। संथालों का असंतोष बगावत के रूप में सामने आया। 30 मई 1855 को भोगनाडीह के चुन्नू मांझी के 4 पुत्रों सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव ने 10,000 संथालियों के साथ विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। दरोगा महेश दत्त की हत्या कर दी गई। संथाल विद्रोह पूरे दक्षिण बिहार में फैल गई। विद्रोहियों और पुलिस के बीच संघर्ष चलती रही। चांद और भैरव पुलिस की गोली का शिकार हुए। सिंधु और कान्हू को जंगल से पकड़ लिया गया और बरहैत में ही फांसी दे दी गई। पूरा भोगनाडीह गांव को अंग्रेजों ने आग लगाकर जला डाला। सरकारी दमन के बावजूद अगस्त 1855 में 30,000 संथाल कंपनी सरकार का विद्रोह करते रहे। भूख तथा व्याधियों से त्रस्त संथाल अंग्रेज सैनिकों से सामना नहीं कर सके। क्रूरता के साथ संथाल विद्रोह को जनवरी 1856 तक दबा दिया गया। लगभग 60,000 संथाली उस क्रूरता के शिकार हुए थे। आगे है लोटा विद्रोह। कंपनी सरकार जेल कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार करती थी। जेल के अंदर अधिकारी उन्हें मनुष्य मानते ही नहीं थे, इसलिए उन पर मौके बेमौके पिटाई की जाती थी। खाने पीने रहने तक में ऐसा ही व्यवहार था उनका। अमानवीयता से तंग आकर मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों ने जेल के भीतर 1856 में विद्रोह कर दिया। विद्रोह के तत्व तो
जमा हो ही रहे थे, ऐसे ही समय जेल कैदियों को पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा। जेल अधिकारियों के इस निर्णय का कैदी विरोध करने लगे। कैदियों की सहानुभूति में पूरा मुजफ्फरपुर जिला आक्रोशित हो उठा। जनता की आवाज़ में इतना दम थी कि अंग्रेज अधिकारी भी बढ़ते विरोध से सहम गए और कैदियों को फिर से पीतल का लोटा देना शुरू कर दिया। इस विद्रोह को लोटा विद्रोह के नाम से भी अविदित किया गया है। अब आज अगला है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन मूलतः भारतीय मुसलमानों में कुछ सामाजिक तथा धार्मिक सुधार लाने के उद्देश्य से रायबरेली के सैयद अहमद द्वारा आरंभ किया गया था, किंतु तत्कालीन राजनैतिक परिवेश में इस आंदोलन का रूप भारत में अंग्रेजी राज को समाप्त करने के उद्देश्य से एक धार्मिक राजनैतिक रंग ले लिया। बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था। यह आंदोलन 46 वर्षों तक अर्थात 1822 से 1868 तक चला था। बहावियों का मानना था कि वे अंग्रेज कट्टर ईसाई हैं, इसलिए सच्चे मुसलमान का धार्मिक कर्तव्य है कि मसरियों को अर्थात ईसाइयों द्वारा प्रशासित देश का त्याग अर्थात हिजरत करना था। उन्हें विश्वास था कि अंग्रेजों अर्थात ईसाई के रहते सुधार संभव नहीं है, इसलिए वे कंपनी शासन को समाप्त करने का आह्वान किया। बहावी यह प्रचार कर रहे थे कि अंग्रेजी शासन के अंतर्गत भारत दारुल हर्ब अर्थात काफिरों द्वारा शासित देश बन चुका है। अंग्रेजों को शिकस्त देने के लिए अफगान कबीले की मदद से सिताना में एक स्वतंत्र राज्य का गठन किया गया। इस राज्य के लिए सैनिक तथा आर्थिक साधन जुटाने के लिए पटना में केंद्र स्थापित की गई। अंग्रेजों और वहाबियों के बीच 1852 में 1858 में संघर्ष हुआ, जिसमें वहाबी पराजित हुए। 1857 की क्रांति के समय वहाबी पुनः सक्रिय हुए और विद्रोहियों के साथ मिलकर संघर्ष करने लगे। आगे है 1863 में संघर्ष हुआ, जिसमें वहाबी पराजित हुए। बड़ी संख्या में वहाबियों की गिरफ्तारी हुई। बिहार के याहिया अली, अमीर खां, हसमत दाद खां, अहमदुल्ला अब्दुल रहीम को आजीवन कारावास देकर काला पानी अर्थात अंडमान भेज दिया गया। पटना के वहाबियों की शक्ति 1870 से 71 तक समाप्त हो चुकी थी। तो ये था बिहार में प्रतिरोध एवं विद्रोह। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।